वेलकम टू टारगेट राजस्थान। टारगेट राजस्थान की इस नए वीडियो में मैं आपका दोस्त अमन स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान के रीति रिवाज पार्ट 2। इससे पहले हम रीति रिवाज का पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं, तो जिन्होंने भी वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो जाके आप देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको दोस्तों कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। इससे पहले वाला टॉपिक में हमने जन्म से संबंधित, विवाह से संबंधित टॉपिक पढ़ लिए, ठीक है। और हमारी कला संस्कृति की प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियोस वगैरह चेक कर लिए, उसमें आपको और भी खूब सारे टॉपिक मिल जाएंगे, ठीक है। और राजस्थान इतिहास के टॉपिक भी आपको अलग से मिल जाएंगे, उसमें प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा। दोस्तों, खूब मेहनत करिए और जी जान लगाइए दोस्तों, ठीक है। अपने खूब मेहनत करिए दोस्तों, मेहनत करके अपने सपने को अचीव करिए, अपने सपने को पाइए दोस्तों, अपने माता पिता के लिए, अपने लिए दोस्तों, ठीक है। और हमारे साथ में जुड़े रहिए दोस्तों। मैं चाहता हूं कि मेरे पास में जो भी मटेरियल है वो आप लोगों तक पहुंच सके दोस्तों, ठीक है। ताकि क्या है कि आप में से सब जॉब लगेंगे तो आप लोग मेरे को क्या है, जॉब लगने के बाद में कम से कम याद तो करेंगे कि हाँ भाई वहाँ से हम पढ़ के गए थे, ठीक है। तो क्या है दोस्तों, खूब मेहनत करिए। और इसके अलावा वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। कुछ लोग होते हैं जो क्या करते हैं, वीडियो को थोड़ा बहुत देखते हैं, उसके बाद में कोई कॉमेडी वीडियो शुरू कर लेते हैं, कुछ और देखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आप में इतना पेशेंस नहीं है तो फिर आपको क्या लगता है कि आप एग्जाम के अंदर इतना अच्छा कर पाएंगे? दोस्तों, कोई काम है ना, अगर हम किसी चीज़ को पाने के लिए अगर लगे हुए हैं दोस्तों, ठीक है, अगर कोई चीज़ इजीली हमें मिल जाती है दोस्तों, तो फिर ना सभी उस चीज़ को पा लेते दोस्तों, ठीक है। किसी चीज़ को पाने के लिए तब करना पड़ता है दोस्तों, मेहनत करनी पड़ती है। तो खूब मेहनत करिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। शौक की रस्म दोस्तों, विवाह वाली, जन्म वाली पहले देख चुके हैं, ठीक है। शौक की रस्म दोस्तों क्या है दोस्तों, पहले आता है बेखुंटी। बेखुंटी के बारे में पढ़ते हैं। आज का टॉपिक अंतिम टॉपिक होगा रीति रिवाज का, ठीक है, और थोड़ा छोटा रहेगा। बेखुंटी दोस्तों, जब कोई मरता है, ठीक है, तो मरने के बाद में क्या है कि उसकी जो बॉडी होती है, ठीक है, उसके शव को क्या है कि एक सैया के ऊपर ना बिठाया जाता है, ठीक है। बिठाने के लिए एक साधारण से जो क्या सैया होती है उसके ऊपर लेटाकर या बिठाकर क्या है कि उसकी जो लकड़ी का ढांचा होता है उसको क्या बेखुंटी के नाम से जाना जाता है। तो इतना याद रखना दोस्तों कि बेखुंटी क्या होती है, या बेखुंटी का अगर संबंध किससे है तो शौक से संबंधित है, ठीक है। बेखुंटी किससे संबंधित है दोस्तों? शौक से संबंधित है, याद रखना, ठीक है। बिखेर बेखुंडी आया कुछ समझ में? जो बॉडी को क्या है कि घर के बाहर में, जो आप लोगों ने देखा होगा किसी बुजुर्ग की मूर्ति होने के बाद में उसकी जो बॉडी होती है उसको किसी के ऊपर लेटा के उस सैया को क्या है कि शमशान तक लेके जाते हैं दोस्तों, ठीक है, गाने गाजे बाजे के साथ में। तो वो जो जिसके ऊपर बैठी हुई होती है उसको बेखुंटी बोलते हैं, ठीक है। बिखेर दोस्तों क्या होता है कि जब ना व्यक्ति की जो शव यात्रा निकाली जाती है, ठीक है, तो शव यात्रा निकालते समय क्या है दोस्तों, उसकी बॉडी के ना वहाँ पे क्या सिक्के वगैरह उछाले जाते हैं, ठीक है। बॉडी के ऊपर, बॉडी के पास में सिक्के वगैरह उछाले जाते हैं, उनको भिखारी वगैरह जो ना वो ले लेते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के ये चीज़ समझिएगा दोस्तों, शव यात्रा के समय में जो सिक्के वगैरह उछाले जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को बिखेर कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? बिखेर कहते हैं। आया कुछ समझ में दोस्तों कि बॉडी की शव यात्रा के समय जो सिक्के उछाले जाते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बखेर कहते हैं, ठीक है। तो बखेर का संबंध भी किससे है? शौक से संबंधित है, ठीक है। दंडोत, दंडोत क्या होता है दोस्तों? दोस्तों कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि बेखुंटी के आगे क्या होता है, मृत व्यक्ति जो होते हैं उनके पोते या जो उनके परिजन होते हैं वो दंडोत करते हुए क्या आगे बढ़ते हैं। जो तो ना दंडोत आप समझते हो ना, वो गुड़क के आगे बढ़ते हैं जैसे, तो दंडोत करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो ठीक है। तो उस प्रकार को क्या कहते हैं? दंडोत प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। ऐसे नमस्कार करते हुए निकलते हैं, ठीक है। दंडोत मतलब कुल मिला के आप ये समझिएगा कि दंडोत का भी संबंध किससे है? शौक से संबंधित है। दंडोत क्या होता है कि जो शव यात्रा निकलती है वहाँ पे क्या है, हाथ जोड़े क्या है कि आगे आगे चलते रहते हैं, ठीक है। तो उसको कहते हैं आदेटा। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखना, बिखेर और आदेटा दोनों याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो घर से दोस्तों क्या होता है कि घर से जब शव यात्रा निकाली जाती है, शव यात्रा निकालने के बाद में बीच चौराहे आता है जब, तो चौराहे पे क्या है कि जो शव यात्रा में जो बॉडी होती है उस बॉडी की दिशा को पलट दिया जाता है, ठीक है। बेखुंडी की दिशा को पलट दिया जाता है। तो इस दिशा परिवर्तन की जो प्रक्रिया होती है इसको क्या बोलते हैं? आधेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? आधेटा बोलते हैं। आधेटा आया समझ में? फिर चलते हैं सांतरावाड़ा। दोस्तों अंतिम संस्कार होने के बाद में क्या होता है कि अंत्येष्टि की क्रिया संपन्न हो जाती है। अंत्येष्टि की क्रिया संपन्न होने के बाद में पानी वाड़ा करके आते हैं, कुएं तालाब आदि पर के स्नान वगैरह करके मृत व्यक्ति के घर जाते हैं दोस्तों, ठीक है। जहाँ पे घर का मुख्य के प्रति क्या आभार प्रदर्शित किया जाता है, आगंतुक लोग उसके परिवार से धैर्य बांध के सांत्वना देते हैं जब तक मृतक की अंत्येष्टि क्रिया संपन्न नहीं हो जाती। यहाँ पे गौर करना दोस्तों कि जब तक मृतक की अंत्येष्टि क्रिया संपन्न नहीं हो जाती तब तक घर में और पड़ोसी के यहाँ पे क्या है, चूल्हे नहीं जलाए जाते।
ठीक है, घर पे, और पड़ोसी के यहाँ पे चूल्हे नहीं जलाए जाते, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, सांत्वना प्रक्रिया कहा जाता है। आया कुछ समझ में दोस्तों? एक बार फिर से समझा देता हूँ कि जब तक अंत्येष्टि की क्रिया पूरी नहीं हो जाती, ठीक है, जब तक वो अपनी जो अंत्येष्टि क्रिया पूरी करके नहीं आते, तब तक क्या है, जो घरों में या पड़ोसियों में यहाँ पे चूल्हे वगैरह नहीं जलाए जाते। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, सांत्वना करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ना, ये जब हम क्रिया वगैरह पढ़ रहे थे, इन चीज़ों से मेरे को वर्तमान की सिचुएशन बहुत याद आ रही है, ठीक है। कोविड वाले समय में दोस्तों ज़्यादातर क्या है, दुख के समाचार बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे, तो इसलिए अपना ध्यान रखिए दोस्तों, और ना खूब अच्छे से तैयारी करिए दोस्तों, और समय पे ना, समय पे क्या है, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहिए, और अपना कुल मिला के अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए दोस्तों, ठीक है। फिर चलते हैं दोस्तों अगली क्रिया के ऊपर, फूल चुकाई। फूल चुकाई क्या है दोस्तों, मृत्यु के तीसरे दिन मृतक की जो हड्डियाँ होती है उसको बिना जो भी अवशेष बच जाते हैं कुल मिला के, ठीक है, कि मृत्यु होने के बाद में क्या है, उसकी जो अंत्येष्टि की क्रिया संपन्न होती है, उसके बाद में क्या है, जो कुछ अवशेष बचते हैं तो उस अवशेष को क्या है, सुरक्षित कर लिया जाता है, उनको क्या इकट्ठा किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, फूल चुगाई कहते हैं, ठीक है। ऐसे तो फूल चुगाई समझ में आया कि अपने घर से क्या है कि वो अपने वहाँ पे शमशान जाते हैं, वो जो अवशेष बचे होते हैं, ठीक है, उन अवशेषों को इकट्ठा करते हैं, जो अपन गंगा में बहाने के लिए जाते हैं वो वाले, तो उन अवशेषों को, राख वगैरह जो भी होती है, तो उसको क्या इकट्ठा किया जाता है, तो उस क्रिया को फूल चुगाई कहते हैं। जबकि फूल ढोल क्या होता है दोस्तों, कि जब वो अवशेष होते हैं उसको गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है, किसी भी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है, जैसे पुष्कर हो गया, हरिद्वार हो गया, ठीक है। तो इन जगह यहाँ पे प्रवाहित किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फूल ढोल कहा जाता है। फूल ढोल और फूल चुकाई समझ में आया दोस्तों, ठीक है। फिर चलते हैं तैयार के ऊपर। दोस्तों क्या होता है कि मृत्यु के तीसरे दिन क्या होता है, मूंग व चावल आदि पकाकर क्या घी खांड खिलाकर क्या आस पड़ोस के बच्चों को खिलाया जाता है, ठीक है। और इसी दिन क्या होता है, उठवाने की बैठक शुरू होती है। उठवाने की बैठक होती है सांत्वना की प्रक्रिया जिसको बोलते हैं, ठीक है। और शमशान भूमि में जो भी चीज़ बनाई जाती है वो क्या है, शमशान भूमि में क्या मूंग चावल क्या कौवों को डालने के लिए जाया जाता है, पक्षियों को डालने के लिए भेजा जाता है, ठीक है। वो जो परिजन क्या होते हैं वो नंगे पाँव जाते हैं वहाँ पे। तो इस प्रक्रिया को तैया की रस्म कहते हैं। बस इतना याद रखना दोस्तों, तैया की रस्म का संबंध किससे है, तो शोक से संबंधित है। तैया की रस्म किससे संबंधित है, शोक से संबंधित है, ठीक है। मौसर और ओसर लगा लेना, एक्स्ट्रा दोस्तों पूछा जाता है, ठीक है। मौसर, ओसर, लोकाई, ये भी क्या है, सब तीनों लोकाई भी एक याद रखता है, इसको इसमें कहते हैं मौसर। मृतक के 12वें दिन ब्राह्मण से क्या हवन करवा के गृह शुद्धि कराई जाती है। इसी दिन क्या है, 1 वर्ष पश्चात, इसी दिन या 1 वर्ष पश्चात क्या होता है, मृतक की याद में भाई बंधुओं को क्या खाना वगैरह खिलाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, मौसर नुक्ता भी कहा जाता है। मौसर या नुक्ता भी कहा जाता है। मौसर भी इसको कहते हैं, ओसर भी इसको कहते हैं, नुक्ता भी इसको कहते हैं, लोकाई भी इसको कहते हैं, ठीक है। तीनों चारों एक ही है दोस्तों, याद रखना। अब दोस्तों एक चीज़ दिमाग में मेरे ना सवाल आ रहा था कि जोसर किसको कहते हैं, ठीक है। मौसर और ओसर दोनों में अंतर है, ठीक है। मौसर तो हालांकि क्या है, मौसर का संबंध मृत्यु से सबको पता है, इसलिए ओसर ज़्यादातर आता है। मौसर ओसर याद रखना बस, कि शोक से संबंधित है, ठीक है। फिर चलते हैं दोस्तों जोसर, मैंने अभी जोसर नाम लिया दोस्तों, मेरे को मौसर से जोसर भी याद आ गया दोस्तों। कुछ बुजुर्ग पर्सन होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि मेरे मरने के बाद में कोई खाना वगैरह नहीं करेगा, या कुछ भी ऐसी कोई क्रिया होती है, ठीक है, जिस कारण से वो अपने जीते जी क्या है, मौसर की क्रिया संपन्न करवा देता है। जीते जी क्या करता है, मौसर की क्रिया संपन्न करवा देता है। तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं दोस्तों, जोसर बोलते हैं। इस क्रिया को क्या बोलते हैं, जोसर बोलते हैं, ठीक है। तो मृतक के 12वें दिन ये हो गया मृतक वाला। अब चलते हैं पाग बांधना, पगड़ी बांधते हैं ना दोस्तों। जब बुजुर्ग की मृत्यु होती है तो उसके बाद में क्या, जो बड़ा जो उत्तराधिकारी होता है, जो बड़ा बेटा होता है, उसके क्या पाग बांधी जाती है, ठीक है, पगड़ी बांधी जाती है। तो क्या होता है दोस्तों, मौसर के दिन ही मृत व्यक्ति के बड़े पुत्र को उसके उत्तराधिकारी के प्रमाण स्वरूप पगड़ी बांधी जाती है, ठीक है। पहली पगड़ी तो उसके घर की तरफ से बांधी जाती है, और फिर भाई बंधु और रिश्तेदारों की तरफ से बंधाई जाती है। तो कुल मिला के समझ में आया कि पाग बांधना का संबंध भी किससे है दोस्तों, शोक से संबंधित है। ये सारी प्रथाएं इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादातर रिपीट हो चुकी है, ठीक है, और आने वाले समय में भी रिपीट होगी दोस्तों। क्योंकि दोस्तों अपनी मेहनत को सही दिशा देना बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है। मेहनत तो सभी कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, खूब सब लोग मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि सब जॉब चाहते हैं दोस्तों। मगर उस मेहनत में भी सबसे पहले एक चीज़ ये सोचनी है कि क्या चीज़ हमें पढ़नी है, क्या चीज़ हमें छोड़नी है, किस प्रकार से पढ़ना है दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। खाली क्या है कि ऐसे नहीं है कि भाई पढ़े जा रहे, मतलब ऐसा नहीं होता दोस्तों, ठीक है। अपने सिलेबस को अपने साथ में रखिए दोस्तों, और उसके अकॉर्डिंग चलिए, ठीक है। और उसके अलावा ये देखिए कि क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा पुटअप होते हैं, कहाँ से कम पुटअप होते हैं, तो उस हिसाब से तैयारी करिए दोस्तों, ठीक है। जोसर अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि मौसर की प्रक्रिया क्या होती है दोस्तों, जीते जी संपन्न करा ली जाती है। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जोसर कहते हैं।
आई कुछ समझ में दोस्तों। फिर चलता है नारायण वाली। नारायण वाली क्या है दोस्तों कि ना घर में क्या है, आत्माओं के भटकाव को रोकने के लिए क्रियाक्रम जो किया जाता है, पूजा वगैरह की जाती है। ठीक है, आप लोगों को डर तो नहीं लगता ना दोस्तों। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुम लोग ये वीडियो रात को देख रहे होंगे, ठीक है, और आप लोग खिड़की में देखेंगे इस प्रकार से, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। कि आत्माओं के भटकाव को रोकने के लिए क्या है कि जो भी है उन चीज़ों को रोकने के लिए जो घर में पूजा वगैरह की जाती है, जो भी क्रियाक्रम वगैरह किए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, नारायण वाली कहते हैं। तो नारायण वाली का भी संबंध किससे है, शौक से संबंधित है। ठीक है, फिर चलते हैं। मैं तुम लोगों को डरा नहीं रहा, ठीक है। अन्य रीति रिवाज, अन्य रीति रिवाज ऊपर वाले देख लिए, शौक वाले सब कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब चलते हैं अन्य रीति रिवाज की उम्र। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, उसके बाद में आज का जो टॉपिक है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, विधवा प्रथा। दोस्तों विधवा प्रथा देखिए कितनी मतलब है ना, हमारे समाज में हम रह रहे हैं दोस्तों। इस समाज में दोस्तों आज भी क्या है ना, आज भी या कुछ समय पहले से क्या है, कुछ प्रथाएं चली आ रही है। ठीक है, तो इसमें देखिए कि ना एक महिला को कितने दर्द से गुजरना पड़ता है, कितने ना अलग अलग सिचुएशन गुजरना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, तो उसके बारे में देखिए। विधवा प्रथा दोस्तों, अपने पति की मृत्यु के बाद में क्या है, उम्र भर के जो विधवा होती है वो जीवन व्यतीत करती है, विधवा का जीवन व्यतीत करती है। ऐसी औरत का पति की मृत्यु के बाद में सामाजिक महत्व कम हो जाता है। मतलब क्या है कि ना उन औरतों को क्या है कि ना समाज में बैठने उठने से मना कर दिया जाता है। वो किसी फंक्शन में नहीं जा सकते। ठीक है, कोई भी शुभ कार्य होता है तो वहाँ पे उनके जो जाना वगैरह होता है दोस्तों, वहाँ पे भी मना कर दिया जाता है। ठीक है, आप लोग बताइए दोस्तों कि हमारे जो समाज में जो कुछ प्रथाएं हैं, क्या वो प्रथाएं दोस्तों जैसे विधवा प्रथा है, बाल विवाह है, क्या ये आप लोगों के बारे में आप क्या थिंकिंग इस बारे में, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, तो अपनी पत्नी की पति की मृत्यु के बाद में क्या है कि वो विधवा का जीवन व्यतीत करती है। ऐसी औरत का क्या है, पति की मृत्यु के बाद में सामाजिक महत्व कम हो जाता है। राजस्थान में विधवा को घर में बड़ी अपमानजनक परिस्थितियों से जीवन जीना पड़ता है। आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, कि घर में क्या है कि आप लोगों ने ये प्रथा बहुत बड़ी होगी दोस्तों। ठीक है, हालांकि आप सबको पता ही चीज़, घर में किसी भी जन्म विवाह आदि को भी शुभ मुहूर्त पर क्या इनकी उपस्थिति अच्छी नहीं समझी जाती। इनको गहने पहनना, श्रृंगार करने की मनाही होती है दोस्तों। ये काले और सफ़ेद रंग के कपड़े पहनती है। तो विधवा प्रथा ये थी। ठीक है, फिर चलते सती प्रथा दोस्तों। सती प्रथा भी देखिए कितनी है ना अजीब है थी कि राजस्थान में दोस्तों सती प्रथा जो सर्वाधिक प्रचलन राजपूत जातियों में रहा है। ठीक है, सती प्रथा की परंपरा मुस्लिम आक्रमण के कारण से प्रारंभ हुई थी। मुस्लिम जब आक्रमण होने शुरू हो गए थे दोस्तों, ठीक है, जैसे ये तैमूर लंग है, जो भी मोहम्मद गोरी है, ठीक है, ये मुगल वगैरह थे, तो इनके आक्रमण के बाद में क्या है दोस्तों, सती प्रथा का प्रारंभ हो गया था। ठीक है, तो ये देखिए कैसे कि राजपूत स्त्रियों में अपनी मान मर्यादा, पवित्रता और पति प्रथा की जो रक्षा करने के लिए क्या है, स्त्री जो सती या जौहर करना आरंभ कर दिया था। ठीक है, जो राजपूत स्त्रियों में पतिव्रता का धर्म अनिवार्य बन गया था। धीरे धीरे क्या है वो अनिवार्य अंग बन गया था उस चीज़ का। ब्रिटिश शासन के दौरान कानून बनाए जाने से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने से सती प्रथा समाप्त हो गई। बाद में क्या है, ब्रिटिश शासन चालू हुआ तो राजा राम मोहन राय के बारे में आपने खूब सुना होगा दोस्तों। ठीक है, तो इनकी भाभी थी दोस्तों, राजा राम मोहन राय जी की भाभी थी। उन्होंने क्या है उसको सती होते हुए देखा था भाभी जी को। तो भाभी के सती होने के बाद में उनके दिमाग में यही बैठी कि वो एक समाज सुधारक थे। ठीक है, समाज सुधारक थे, इस कारण से उन्होंने ये बोला कि मैं क्या इस चीज़ के ऊपर पढ़ना, मुझे ये चीज़ सही नहीं लगती। इस कारण से क्या है कि मुझे इस चीज़ के ऊपर पाबंदी करनी है। ठीक है, इसको गैर कानूनी घोषित कराना है। तो विलियम बेट्रिक के प्रयास के द्वारा इन्होंने क्या है 1829 में सती प्रथा पर सरकारी अध्यादेश पर रोक लगवा दी गई। ठीक है, 1822 में बूंदी में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था। याद रखना, राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत ने ना सती प्रथा पर रोक लगाई थी, तो बूंदी रियासत ने सर्वप्रथम इस पर रोक लगाई थी। ठीक है, मतलब अलवर जयपुर वाली रियासत थी, उसी में बूंदी आता था उस समय, तो बूंदी ने सती प्रथा पर ना सर्वप्रथम बूंदी ने रोक लगाई थी। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक, लगा लेना इसका दोस्तों, पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने सर्वप्रथम सती प्रथा रोकने का आदेश जारी किया था। याद रखना, मोहम्मद बिन तुगलक जी। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, जिनको बोलते हैं ना कि ना तुगलक काल में सबसे सर्वाधिक पढ़े लिखे थे दोस्तों। इनकी जो योजनाएं थी वो समय पे लागू नहीं हो पाई, नहीं तो ना इनकी योजना बहुत अच्छी योजनाएं थी। ठीक है, इनको बोलते थे लंपट मूर्ख बोलते थे इनको दोस्तों। ठीक है, और इन्होंने क्या है सर्वप्रथम सती प्रथा रोकने का आदेश जारी किया था। याद रखना, इस अधिनियम के तहत राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा पे प्रतिबंध अलवर और जयपुर रियासत ने लगाए थे। ठीक है, याद रखना, 1829 ने क्या है जब ये अधिनियम आया था, तो इस अधिनियम के बाद में क्या है सर्वप्रथम जो रोक है वो अलवर रियासत ने लगवाए थे। ठीक है,
दोस्तों एक चीज़ और याद रखना, अनुमरण प्रथा, सती प्रथा हो गया। अब देखिए अनुमरण प्रथा क्या है दोस्तों। सती प्रथा तो क्या होता है कि पति की जो चिता होती है उसके अंदर वो पत्नी को जल जाती है, ठीक है। जबकि पति अगर मान लो कहीं दूर है ना, पति की मृत्यु कहीं दूर हुई है, तो उसकी जो निशानी होती है, जैसे कुछ भी कपड़े वगैरह होते हैं, कुछ भी कुल मिला के जो निशानी होती है, ठीक है, तो उनकी निशानी के साथ में क्या है, औरत को जला दिया जाता है, ठीक है, उसकी पत्नी को जला दिया जाता है। तो उस प्रक्रिया को अनुमरण प्रथा कहते हैं। आया आपको समझ में दोस्तों कि पति की मृत्यु अगर मान लो कहीं दूर हुई है, बहुत दूर हुई है, और पति की ना जो बॉडी है वो यहाँ पे नहीं है, तो उनकी निशानी के साथ में क्या है, पत्नी को जला दिया जाता है। हालांकि अभी वर्तमान में प्रचलित नहीं है दोस्तों। रूप कौर हत्याकांड जो सीकर जिले में, वो पादरा जो सीकर जिले के गाँव से क्या है, रूप कौर हत्याकांड सबसे अंतिम केस माना जाता है सती प्रथा का, ठीक है। तो सती प्रथा आया समझ में, और अनुमरण प्रथा आया आपको समझ में, ठीक है। अनुमरण प्रथा क्या होता है, किसी निशानी के साथ में जल जाती है, ठीक है। कन्यावध, और दोस्तों पता है सती प्रथा में क्या होता था, जिसमें क्या है कि जो औरत होती थी दोस्तों, उसको क्या है कि ना, आपने इब्न बतूता का नाम सुना होगा दोस्तों। तो इब्न बतूता कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था ना। तो इब्न बतूता ने क्या किया था दोस्तों, सती प्रथा का बहुत ही अच्छा वर्णन उसमें उन्होंने वर्णन किया था दोस्तों। उस वर्णन में उन्होंने बोला था कि दोस्तों के ना, जो सती हो रही होती है, तो सती के समय में क्या होता है दोस्तों के ना, चारों तरफ क्या है, गोल घेरा बना लिया जाता है, ठीक है। और गोल घेरा बनाने के बाद में दोस्तों उन सबके पास में ढोल वगैरह होते हैं, ढोल वगैरह जोर जोर से बजाए जाते हैं, ताकि क्या है, वो जो जलने वाली जो औरत होती है उसकी आवाज़ क्या है कि ना, वो ढोल के अंदर बंद हो जाती है दोस्तों, ठीक है, सुनाई नहीं देती आसपास में, ठीक है। तो कितने दोस्तों देखिए कि ना, जलने पर हमारे तो थोड़ी बहुत अंगुली जल जाती है, तो भी क्या है कि हमें बहुत कुछ ना सहन करना पड़ता है दोस्तों, वो तो उनको तो जिंदा जला दिया जाता है, ठीक है। तो बहुत ये प्रथा सही नहीं थी दोस्तों, ठीक है। फिर चलते हैं दोस्तों कन्यावध प्रथा, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेटिक ने 1829 में कन्यावध पर कानूनी प्रतिबंध लगाए थे, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेटिक ने क्या 1829 में कन्यावध पर कानूनी प्रतिबंध लगाए थे। हड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट विल्किंस के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेटिक के समय में क्या है, राजस्थान में सर्वप्रथम कोटा राज्य ने 1833 में और बूंदी रियासत ने 1834 में कन्यावध करने को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। दोस्तों क्या होता है कि कन्यावध को आप लोगों ने देखा होगा कि ना, एक जो मतलब आज भी दोस्तों कन्यावध तो होते रहते हैं दोस्तों के ना, आप लोगों ने देखा आए दिन केसेस वगैरह आते रहते हैं दिमाग के, जो हॉस्पिटल के बाहर में जो लड़कियों को छोड़ दिया जाता है या अनाथ आश्रम के पास में छोड़ दिया जाता है, ठीक है, मार दिया जाता है उनको। वो उनके दिमाग में यही रहता है कि लड़की को पालेंगे पोसेंगे, ठीक है, और भी बहुत सारी दिमाग में खूब सारी चीज़ें रहती थी, इस कारण से कन्यावध बहुत ज़्यादा होते हैं दोस्तों। तो इन प्रथाओं के बारे में आप लोगों को क्या विचार है दोस्तों, आप जरूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। कन्यावध आया कुछ समझ में दोस्तों क्या है कि 1829 में क्या है, कन्यावध पर कानूनी प्रतिबंध लगा दिया गया था, याद रखना, ठीक है। और विलियम बेटिक ने ही राजस्थान में सर्वप्रथम कोटा में 1833 में और बूंदी के अंदर 1834 में कानूनी वध करने गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था, ठीक है। मगर फिर भी आज भी दोस्तों कन्यावध तो होते हैं दोस्तों। आप लोगों ने कितने डेली अखबार की जो न्यूज़ वगैरह आती है उसमें आपको देखने को मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। डाकन प्रथा, दोस्तों डाकन प्रथा की थी दोस्तों कि राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों पर क्या डाकन होने का आरोप लगाया जाता था, ठीक है। स्त्रियों को बोलते थे कि डाकन प्रथा, डाकन आरोप होने का कि उनको पे आरोप लगाया जाता था। इस प्रथा के कारण सैकड़ों स्त्रियों को डाकन होने का आरोप लगाकर निर्दयतापूर्वक क्या मार दिया जाता था, उनको पत्थर वगैरह से मारा जाता था दोस्तों, ठीक है। मतलब उनको क्या है, उस औरतों से डर लगना लग जाता था, उनको डाकन घोषित करके क्या है, उनको पत्थर आदि से मतलब कोई एकदम निर्मम हत्या कर दी जाती थी उनकी, ठीक है। 16वीं शताब्दी में दोस्तों राजपूत रियासतों ने कानून बना के इस कुप्रथा को समाप्त कर दिया। सर्वप्रथम 1853 में मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह जी ने क्या है, खेरवाड़ा में इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था दोस्तों। याद रखना दोस्तों कि 1853 में सर्वप्रथम किस रियासत ने इसके ऊपर रोक लगाई थी, तो मेवाड़ रियासत ने सर्वप्रथम में स्वरूप सिंह जी ने क्या इस डाकन प्रथा पर रोक लगाई थी, ठीक है। और खेरवाड़ा में इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था, ठीक है। डाकन प्रथा ये समझ में दोस्तों कि जो औरत होती है, महिला होती है, उसको क्या है, डाकन घोषित करके उसको निर्मम हत्या कर दी जाती है, पत्थर आदि जो गांव के जो लोग हैं उसको क्या पत्थर और अन्य चीज़ों से मार के क्या है, उसको जिंदा मार दिया जाता है। फिर चलते हैं दोस्तों स्त्री क्रय विक्रय घरेलू दास प्रथा, मतलब कुछ मिला के दास प्रथा पढ़नी है दोस्तों, ठीक है। 19वीं शताब्दी तक राजस्थान में क्या स्त्रियों के क्रय विक्रय की कुरीति प्रचलित थी। राजपूत जाति अपनी लड़की के विवाह में गोला गोली दहेज में देते थे। लगा लेना एक्स्ट्रा दोस्तों पूछा जाता है कि गोला गोली का संबंध किससे है, तो गोला गोली क्या रहता है दोस्तों, दासों को बोलते हैं गोला गोली, ठीक है। तो इसलिए गोला गोली की खरीद की जाती थी, ठीक है। इसी प्रकार राजपूतों में घरेलू दास प्रथा का बहुत ही प्रचलन हुआ था 19वीं सदी में दोस्तों, ठीक है। चेला दास आदि नामों से इनको जाना जाता था।
जबकि इनकी स्त्रियों की इन स्त्रियों को गोली, डावरी आदि के नाम से जाना जाता था। तो कुल मिला के आप याद रखिएगा दोस्तों कि गोला गोली क्या है, पुराने समय में क्या है कि घरेलू दास वगैरह क्या है देते थे, ठीक है, क्रय विक्रय किए जाते, तो खरीदा बेचा जाता था। आप लोगों ने देखा होगा वो दा दास वंश का जो संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, तो उसमें तो आधे से ज़्यादा दास ही भरे पड़े दोस्तों, उनको खरीदते थे, ठीक है। तो इसमें भी क्या है दोस्तों, अपने घरेलू कार्यों के लिए, खेतों में काम करने के लिए, अन्य कार्यों को करने के लिए क्या है, दासों का क्रय विक्रय किया जाता था, ठीक है। विलियम बेंटिक ने 1832 में दास प्रथा पर रोक लगाई थी दोस्तों। सर्वप्रथम 1832 में क्या विलियम बेंटिक ने इस प्रथा पर रोक लगाई थी दोस्तों। विलियम बेंटिक दोस्तों क्या ब्रिटिश काल में मतलब इन्होंने इतनी प्रथा पर रोक लगाई थी, मतलब इन्होंने अच्छा मतलब समाज में कुछ अच्छे सुधार करने का प्रयास किया था दोस्तों, ठीक है। मतलब राजस्थान में कोटा व बूंदी में 1832 में इस प्रथा पर रोक लगाई गई थी, ठीक है, याद रखना। फिर चलते हैं नाता। दोस्तों नाता क्या होता है, पति के जीवित या मृत्यु के बाद, पति के जीवित या मृत्यु के बाद में बिना फेरों के किसी के साथ में रहना क्या होता है, नाता कहलाता है। आया आपको समझ में। हालांकि नाता एक रिश्ते का नाम और है, याद रखना, ठीक है। आदिवासियों में एक रिश्ते का नाम भी प्रचलित है, उसको भी नाता कहते हैं, ठीक है। तो पति के जीवित या मृत्यु के बाद में बिना फेरों के साथ में, बिना फेरों के किसी के साथ में रहना, उसको क्या कहते हैं, नाता कहते हैं, ठीक है। फिर चलते हैं आगे दोस्तों। नाता आया समझ में, और दागन प्रथा आ गई आपको समझ में। चलते त्याग प्रथा के ऊपर दोस्तों। हालांकि त्याग प्रथा के नाम से इस प्रथा के बारे में पता नहीं चलता दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ ये है, ठीक है। त्याग प्रथा का मतलब अपने दिमाग में ऐसा होगा कि कुछ चीज़ का त्याग कर रहे होंगे दोस्तों, ठीक है, बट रियल में इसका मतलब कुछ और है दोस्तों। ये देखिएगा कि राजकुमारियों के विवाह पर दोस्तों, पुराने समय में क्या होता था, राजकुमारियों के विवाह के जो अवसर होते थे उस समय में क्या चारण व भाट जो होते थे, ठीक है, चारण और भाट वगैरह, तो चारण भाटों को क्या उपहार दिया जाता था, ठीक है। चारण भाट अपनी मन मर्जी से क्या है कि ना कुछ भी चीज़ मांगते थे, ठीक है, कुछ भी रकम वगैरह मांगते थे, कुछ भी मांगते थे, और उनको क्या है राजा को देना पड़ता था। इसलिए क्या है, राजा क्या करते थे, उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए ना जनता के ऊपर हद से ज़्यादा कर वगैरह लगाए जाते थे, लगान वगैरह हद से ज़्यादा लगाना पड़ता था, वो दुगना लगान देना पड़ेगा, ठीक है। तो उस टाइप से क्या है कि ना राजा वगैरह जनता के ऊपर अत्यधिक कर वगैरह लगाए जाते थे, क्यों, अपनी बेटी के विवाह के अवसर पर के चारण बाटों को उपहार वगैरह दिए जाने का कारण, ठीक है। 1841 में जोधपुर के मान सिंह ने क्या इस पर रोक लगाई थी, याद रखना, जोधपुर के मान सिंह जी ने क्या इस पर रोक लगाई थी। इस प्रथा का संबंध क्षत्रिय समाज से, याद रखना, इस प्रथा का संबंध किससे है, क्षत्रिय समाज से, याद रखना। ये आ गया समझ में। राजकुमारियों के विवाह के अवसर पर क्या है, चारण बाटों को दिया जाने वाले जो उपहार होते थे उसको क्या बोलते थे, त्याग प्रथा बोलते थे। डाबरिया प्रथा दोस्तों क्या होता है, प्राचीन काल में लड़की की शादी में क्या दहेज के रूप में अन्य कुंवारी कन्या दी जाती थी। कि पुराने समय में क्या है दोस्तों कि लड़की की जब शादी होती थी तो लड़की की शादी के साथ में क्या है, तो दहेज के रूप में अन्य कुंवारी कन्या दी जाती थी, तो उनको बोलते थे डाबरिया प्रथा। आया कुछ समझ में दोस्तों, डाबरिया प्रथा कहते थे, ठीक है। फिर चलते हैं समाधि प्रथा दोस्तों। समाधि तो आप लोगों को पता ही है। इस पर रोक लगाने का सर्वप्रथम प्रयास जोधपुर रियासत ने किया था। सर्वप्रथम याद रखिएगा, जोधपुर रियासत ने क्या इस प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था। ये इस अधिनियम 1829 में जॉन लुडलो, दोस्तों ये लुडलो नहीं है, ठीक है, जॉन लुडलो, इसको सही कर लेना। तो जॉन लुडलो ने इसके ऊपर अधिनियम बनाया था, किसी महापुरुष द्वारा जल में या खड्डा खोद के क्या है मृत्यु को प्राप्त कर लिया जाता है, ठीक है। कोई भी महापुरुष क्या करता है, अपने जल वगैरह से या खड्डा खोद कर कुल मिला के क्या है अपने मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। समाधि प्रथा, ये समझ में। संथारा प्रथा, इसमें अन्न जल का त्याग कर दिया जाता है। इसमें क्या अन्न और जल का त्याग करके शरीर को त्याग दिया जाता है। संथारा प्रथा अपने जैन धर्म में क्या कैवल्य जिसको बोलते हैं, कैवल्य बोलते हैं ना, संतारा प्रथा। चंद्रगुप्त मौर्य भी थे, उन्होंने भी संतारा लिया था। और बाल विवाह दोस्तों, बाल विवाह क्या है आप लोगों को पता है। एक सर्वे के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन दोस्तों सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। एक सर्वे के अनुसार बोलते हैं, एक सर्वे एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अनुसार क्या है, अक्षय तृतीया के दिन सर्वाधिक बाल विवाह होता है। यह भी आप लोगों को पता है। आखा के अंदर कितने बाल विवाह होते हैं दोस्तों, सबसे अधिक बाल विवाह दोस्तों बूंदी रियासत में होते हैं, ठीक है। सबसे अधिक जो बाल विवाह सबसे अधिक है बूंदी रियासत में होते हैं, जबकि सबसे कम बाल विवाह दोस्तों गंगानगर में होते हैं। गंगानगर में होते हैं। ये नहर है, यहाँ पे गंगा नहर लिखा हो दोस्तों, उसको सही कर लेना, गंगा नगर है ये, ठीक है। राजस्थान में 1885 में जोधपुर के प्रताप सिंह ने इसके ऊपर रोक लगाई थी। जोधपुर के प्रताप सिंह ने क्या है 1885 में इस पर रोक लगाई थी। और 1929 में दोस्तों 1929 में हरिविलास शारदा के प्रयासों से क्या है बाल विवाह पे रोक लगाने का प्रयास किया। हरिविलास शारदा एक्ट आया था ना दोस्तों, हरिविलास शारदा एक्ट, ठीक है, 1929 में एक्ट आया था, जिसमें जो लड़की की आयु थी वो
कितनी कर दी गई थी, 14 कर दी गई थी, और लड़के की आयु 18 कर दी गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है कि 1929 में हरिविलास शारदा जी ने क्या है इसे बाल विवाह को समाप्त करने के लिए एक लेके आए थे। हरिविलास शारदा जी का जो संबंध दोस्तों अजमेर जिले से, याद रखना कि हरिविलास शारदा का संबंध किससे है, अजमेर जिले से है। ठीक है, फिर देखते हैं मोतना दोस्तों, लास्ट एंड फाइनल 2 आ गई है, उसके बाद में आज का टॉपिक हम समाप्त करते हैं। आज का टॉपिक कैसा लगा बताना जरूर। ठीक है, मोतना किसी परिजन की मृत्यु के बाद में दोस्तों क्या होता है, पूरे किसी परिजन की मृत्यु होने के बाद में क्या है, उसकी मृत्यु का कारण किसी और पे लगाया जाता था कि भाई इसकी वजह से क्या है मेरी ना इस पर्सन की मृत्यु हुई है। ठीक है, कोई भी ना परिजन, किसी परिजन की मृत्यु होने के बाद में उसकी मृत्यु का कारण अगर किसी और को माना जाता है कि ये इसकी मृत्यु का कारण है। ठीक है, तो इसके बाद में क्या था दोस्तों, उसके ऊपर उसकी मृत्यु का हर्जाना वसूल किया जाता है, उसकी मृत्यु का हर्जाना वसूल किया जाता है। आया कुछ समझ में कि परिजन की मृत्यु होने के बाद में उसकी मृत्यु का कारण किसी और पर्सन को मान के उसके ऊपर क्या है, लड़ाई झगड़ा करके उसे मृत्यु का हर्जाना वसूल किया जाता है, याद रखना। ठीक है, कुकड़ी रस्म दोस्तों अपनी एक जनजाति है दोस्तों, सांसी नाम से। ठीक है, तो सांसी जनजाति में क्या ये प्रथा प्रचलित है। ठीक है, और इसमें क्या है, बालिका के जीवन चरित्र की परीक्षा, बालिका को अपने चरित्र की परीक्षा देनी पड़ती है। याद रखना कि कुकड़ी रस्म किस जाति में प्रचलित है, तो सांसी जनजाति में प्रचलित है। ठीक है, तो ये था हमारा दोस्तों आज का टॉपिक। इसके अलावा जैसे हम क्वेश्चन सीरीज वगैरह लेके आएंगे तो उसमें आपके अन्य जो भी छोटे मोटे जो भी क्वेश्चंस बच गए तो वो उसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों, हमारे साथ में जुड़े रहिए, अच्छे से खूब अच्छे से तैयारी करिए दोस्तों। तैयारी भी करना आवश्यक है, पढ़ना भी आवश्यक है, और मस्ती करना भी आवश्यक है। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप पूरे दिन ही लगे रहो। ठीक है, थोड़ा बहुत अपने लिए भी समय निकालिएगा दोस्तों, अपने परिवार के लिए समय निकालिए। ठीक है, और वर्तमान में जो समय है कोविड वाला, इस कारण से क्या है कि ना सभी दोस्तों परेशान हैं। ठीक है, तो जितना हो सके दोस्तों अच्छे से तैयारी करिए, अपने सपने को पूरा करिए, और इस हिसाब से तैयारी करिए कि इस बार की जो सीट है वो मेरे लिए पक्की है दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहिए। ठीक है, जय हिंद।